वेलकम डियर ऑकर्ड्स। आज हम देखने वाले हैं विरूपाक्षा। ये हॉरर और सस्पेंस से भरी एक ऐसी मूवी है जिसमें एक औरत के श्राप ने पूरे गांव को हिला के रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक गांव को दिखाते हैं जिसमें रात के वक्त एक आदमी अपने घर में बैठकर मंत्र पढ़ रहा होता है और उसकी बीवी भी वहाँ पर मौजूद होती है। वो एक किस्म का काला जादू कर रहे होते हैं और वहाँ पर हम एक छोटी बच्ची की लाश को भी देखते हैं जिस पर वे मंत्र पढ़ रहा होता है। इस मंत्र की वजह से अचानक गाँव में हलचल मच जाती है और गाँव के तमाम लोग इस घर की ओर आ जाते हैं। जब वो इन दोनों मियाँ बीवी को जादू करता हुआ देखते हैं तो इन लोगों को घसीट कर घर से बाहर लेके जाते हैं और जिंदा जला देते हैं। उन लोगों का मानना है कि इनके काले जादू की वजह से गांव के बच्चे मर रहे हैं। और यहाँ हम एक 10 से 12 साल के बच्चे को भी देखते हैं जो दरअसल उन्हीं का बेटा है जो जादू कर रहे थे। ये बच्चा जब अपने माँ बाप को जिंदा जलते हुए देखता है तो काफी चिल्ला रहा होता है और अपने माँ बाप की जान की भीख मांग रहा होता है। उसकी माँ मरते मरते पूरे गाँव को कब्रिस्तान में बदल जाने का श्राप देती है। अब गांव के लोग उस बच्चे को भी गांव में रखना नहीं चाहते क्योंकि उनका मानना है कि वो भी अपने माँ बाप की तरह गांव के लिए नुकसान साबित हो सकता है। लेकिन गांव के कुछ रहमदिल लोग उस बच्चे को एक अनाथ आश्रम में छोड़ के आते हैं। इसके बाद वो बच्चा भी अनाथ आश्रम के अंदर अकेला बैठा वही मंत्र दोहरा रहा होता है और इससे हमें अंदाजा हो जाता है कि वो भी अपने माँ बाप की तरह काला जादू करने में माहिर है। अगले सीन में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो रात के वक्त अपने खेतों की रखवाली करने के लिए आता है, मगर अचानक वहाँ उसके साथ कुछ अजीब होने लग जाता है। उस बूढ़े आदमी के खेत पर अचानक कौवे हमला कर देते हैं और उनमें से एक कौवा बूढ़े आदमी के सर पर हमला कर देता है। इसके बाद उसके सर से खून निकलना शुरू हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही वो बूढ़ा आदमी उस कौवे की आंख में देखता है तो अचानक वो आदमी कुछ बदल सा जाता है, जैसे कि वो अपने दिमाग ही खो चुका हो और किसी के वश में हो चुका हो। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी खेत से निकल जाता है। अगली सुबह जब उसका बेटा खेत में आता है तो वो अपने पिता को आवाज लगाता है, मगर उसका पिता उसे वापस नहीं मिलता। अगले सीन में हम गांव के पुजारी को देखते हैं जो मंदिर में पूजा करने के बाद गांव में लगने वाले मेले का मुहूर्त निकालता है और ये मुहूर्त एक किताब से निकाला जाता है और इसके बाद वो गांव के लोगों को मेले की तैयारी करने को कह देता है। इधर हम उस लड़के को देखते हैं जिसका बाप खो चुका है और वो काफी परेशान नजर आ रहा होता है। अगले सीन में हम मूवी के मेन कैरेक्टर सूर्य को देखते हैं जो अपनी माँ के साथ इसी गाँव में रहने आता है। उसकी माँ 12 साल बाद अपने गाँव वापस आ रही होती है और वो यहाँ अपनी गाँव वाली जमीन में घर बनाने के लिए देना चाहती है और कुछ दिनों के लिए वो अपनी बहन की बेटी पार्वती के घर पर रुकना चाहती है। अब वो लोग थोड़ी आगे गए होते हैं कि उनकी गाड़ी के साथ एक कौवा आकर टकरा जाता है और टकरा कर मर जाता है, जिसे देखकर सूर्य की माँ बहुत परेशान हो जाती है। मगर सूर्य अपनी माँ को तसल्ली देता है कि इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है और इसके थोड़ी देर बाद वो गाँव पहुँच जाते हैं। पार्वती के कान में थोड़ा दर्द होता है और वो लगातार उसमें ऑयल डालती रहती है। थोड़ी देर में सूर्य और उसकी माँ पार्वती के घर पहुँच ही जाते हैं। अब रात के वक्त सूर्य अपने दोस्त के साथ बैठा होता है और अचानक वहीं खड़ा एक बूढ़ा आदमी चोर चोर चिल्लाने लग जाता है। तभी वहाँ सूर्य की नजर एक लड़की पर पड़ती है जो एक मुर्गा चुरा कर भाग रही होती है। सूर्य उस लड़की को पकड़ने के लिए जाता है और उसे पकड़ने में कामयाब हो ही जाता है, मगर वो उसका चेहरा नहीं देख पाता। उस लड़की की आंखें काफी खूबसूरत होती है और सूर्य को उस लड़की के पास से निहायत अच्छी खुशबू आती है, लेकिन इसी बीच वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन सूर्या और उसकी माँ गांव के सरपंच के घर खाना खाने के लिए जाते हैं और वो जमीन के बारे में बात कर रहे होते हैं। सरपंच की बेटी नंदिनी वहाँ आती है तो सूर्या को वही खुशबू महसूस होती है जो रात को मुर्गा चोर के पास से आई थी। सूर्या उसको पहचान लेता है और मुर्गा मिलते ही उससे रात के बारे में पूछता है कि क्या हुआ था वहाँ पर। तो वो कहती है कि अगर मैं मुर्गा नहीं चुराती तो आज लड़ाई में मेरा मुर्गा हार जाता, इसलिए मैंने मुर्गा चुराया और आज खाने में वही मुर्गा पका है। अब सूर्या इस लड़की की बातों को सुनकर उसमें काफी दिलचस्पी ले रहा होता है क्योंकि उसे वो पहली नजर में काफी खूबसूरत लगती है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर एक डॉक्टर आता है जो नंदिनी को इंजेक्शन देता है। सूर्य की माँ के पूछने पर सरपंच बताता है नंदिनी को बचपन से ही दौरे पड़ते हैं, इसलिए उसे हर हफ्ते एक इंजेक्शन दिया जाता है। अगले सीन में हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जो खेत से गायब हो गया था। वो एक जंगल में पेड़ के नीचे पड़ा होता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो हम उसके चेहरे के ऊपर कुछ अजीब किस्म के फोड़े देखते हैं, जैसे कि उसमें कोई बीमारी हो गई हो। फिर इसके बाद हम नंदिनी को देखते हैं जो अपनी दोस्त सुधा को उसके प्रेमी कुमार से मिलने के लिए उसकी मदद करती है। सुधा कुमार को बताती है कि मेरे पापा मेरी शादी किसी और से कराना चाहते हैं। अब इन दोनों की बातें चल ही रही होती हैं कि तभी सूर्या और उसका दोस्त वहां पर आ जाते हैं और यहाँ सूर्य की मुलाकात कुमार से होती है। यहाँ में अंदाजा हो जाता है कि सूर्या नंदिनी के प्यार में बिल्कुल पागल हो चुका है और सुधा को भी इस बात का अंदाजा लग जाता है। फिर इसके बाद गांव में मेले की तैयारियां शुरू हो जाती हैं।
और इस दौरान सूर्य नंदिनी के बहुत करीब होने की कोशिश करता है और आहिस्ता आहिस्ता नंदिनी भी सूर्य को पसंद करने लग जाती है। नंदिनी सुधा से कहती है कि अगर तुम अपने कजन के साथ शादी नहीं करना चाहती तो तुम्हें कुम्हार के साथ किसी और गाँव चले जाना चाहिए। अगले सीन में हम नंदिनी को देखते हैं जो पार्वती से मिलने उसके घर पर जाती है। तभी वहाँ सूर्य और उसकी माँ भी आ जाते हैं। सूर्य की माँ पार्वती से कहती है कि गाँव में उसका और कोई नहीं है, इसलिए वो गाँव में अपना घर पार्वती को देना चाहती है। अब सूर्य की माँ को देखकर नंदिनी को अपनी माँ की याद आ जाती है जो कि मर चुकी है। अब नंदिनी जैसे ही वहाँ से जा रही होती है तो पार्वती सूर्य को कहती है कि तुम नंदिनी को घर छोड़ के आ जाओ। इसके बाद रास्ते में सूर्य नंदिनी से अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है और कहता है कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। मगर नंदिनी कोई जवाब दिए बगैर वहाँ से चली जाती है और वो काफी परेशान भी दिखती है। इसके बाद हम देखते हैं कि गाँव के अंदर मेले का आगाज हो चुका है और गाँव के तमाम लोग मंदिर के बाहर पूजा करने के लिए जमा होते हैं। अगले सीन में हम उस आदमी को देखते हैं जो खेत से गायब हो गया था। वो मंदिर के करीब आता है और मेले में मौजूद तमाम लोग उसके मुंह के फोड़े देखकर काफी डर जाते हैं। वो किसी से कोई बात नहीं करता और मंदिर के अंदर चला जाता है। अंदर जाते उसके मुंह से खून आना शुरू हो जाता है और वहीं पे उसकी मौके पर मौत हो जाती है। ये देखकर गांव के तमाम लोग डर जाते हैं कि ये हुआ क्या। मंदिर का पुजारी कहता है कि मंदिर के अंदर किसी का इस तरीके से मर जाना एक बहुत ही बड़ा अपशगुन है। वो कहता है कि गांव के ऊपर किसी शैतानी ताकत का साया आ चुका है और हम सभी खतरे में आ चुके हैं। फिर उसी किताब को लाया जाता है और पुजारी इस मसले का हल ढूंढने में लग जाता है। इसके बाद वो गांव के तमाम लोगों को वहां इकट्ठा करके कहता है कि इस काले साये से बचने के लिए हमें 8 दिनों के लिए गांव को हर तरफ से बंद करना पड़ेगा और इस दौरान किसी को भी गांव छोड़ने या फिर बाहर से किसी को गांव के अंदर आने की कोई इजाजत नहीं होगी। इन 8 दिनों में मंदिर को भी बंद कर दिया जाएगा। सूर्य और उसकी माँ भी वहाँ पर मौजूद होते हैं और पुजारी उन्हें अगले सूरज से निकलने से पहले गांव से चले जाने के लिए कहता है। इसके बाद वहाँ पर मौजूद गांव का एक आदमी अभी राजू अपनी बेटी और बेबी को लेकर गांव छोड़ने की कोशिश करता है तो गांव के तमाम लोग उसको रोक लेते हैं क्योंकि काले साये से छुटकारा हासिल करने के लिए उन्हें किसी को भी गाँव से बाहर नहीं भेजना है, न ही गाँव में किसी को आने देना है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गांव के तमाम लोग गांव को 8 तरफ से बंद करने की तैयारी कर रहे होते हैं और गांव का सरपंच लोगों के अंदर राशन की व्यवस्था करवाता है ताकि इन 8 दिनों के अंदर किसी को खाने की परेशानी ना हो। दूसरी तरफ सूर्या और उसकी माँ गांव से जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन सूर्या नंदिनी के जवाब का इंतजार कर रहा होता है कि वो हाँ कहेगी या ना कहेगी। नंदिनी भी सूर्य से मिलना चाहती है मगर अचानक उसको दौरे पड़ने लग जाते हैं। जब नंदिनी के पिता डॉक्टर को बुलाता है तो डॉक्टर कहता है कि इसको एक नए इंजेक्शन की जरूरत है, मगर वो इंजेक्शन तो शहर में मिलेगा और अगर नंदिनी को टाइम पर इंजेक्शन ना दिया गया तो उसकी मौत भी हो सकती है। लेकिन अब गाँव को तमाम रास्तों को बंद करने की तैयारी हो गई है और साथ ही गाँव के मंदिर को भी बंद कर दिया गया है। अब शहर से एक आदमी नंदिनी के लिए इंजेक्शन लेकर आ रहा होता है मगर रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो जख्मी हो जाता है। तभी वहां से सूर्य और उसकी माँ गुजरते हैं जो शहर की तरफ जा रहे होते हैं। वो आदमी सूर्य को बताता है कि मुझे जल्द ही ये इंजेक्शन नंदिनी तक पहुंचाने होंगे, नहीं तो उसकी जान चली जाएगी। इसके बाद सूर्य अपनी माँ को वहीं छोड़कर वापस गांव की ओर आ जाता है ताकि नंदिनी तक ये इंजेक्शन पहुंचाया जा सके। अब गांव के तमाम रास्ते सील होने से पहले सूर्य गांव पहुंच जाता है और नंदिनी के घर जाकर डॉक्टर को इंजेक्शन दे ही देता है। नंदिनी को इंजेक्शन देने के बाद उसे होश आता है मगर अब सूर्य गाँव से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि गाँव के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं और किसी को भी सील तोड़ने की इजाजत नहीं होती। इसी रात हम सुधा को देखते हैं जो घर से भागने की तैयारी कर रही होती है, लेकिन गांव के तमाम लोग रास्तों पर पहरा दे रहे होते हैं मगर वो किसी तरह उनकी आंख से बचकर उस सील से बाहर चली ही जाती है और रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है जहां कुम्हार उसका इंतजार कर रहा होता है। वो कुम्हार से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर आ गई हूँ, जिस पर कुम्हार कहता है कि मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, तुम टेंशन मत लो। लेकिन अचानक ही पीछे से ट्रेन आती है और कुमार को कुचल कर गुजर जाती है। ये सब इतना अचानक होता है कि सुधा अपना होश खो बैठती है और वो चुपचाप गांव की तरफ वापस चल पड़ती है। फिर यहाँ हम एक अजीब चीज को देखते हैं क्योंकि सुधा का बर्ताव भी वैसा ही होता है जैसा खेत से गायब होने वाले बूढ़े आदमी का हुआ था। सुधा जंगल में जाकर अपना चेहरा मधुमक्खियों के छत्ते में दे देती है। फिर अगले सीन में हम सूर्य को देखते हैं जो पार्वती के घर में मौजूद होता है और उसके कान में दवाई डाल रहा होता है। नंदिनी भी वहाँ पर आ जाती है और सूर्य को बताती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ मगर हम दोनों एक नहीं हो सकते। और फिर इसके बाद वो उसे अपना एक लॉकेट दे देती है और कहती है कि इसे हमेशा अपने पास रखना। अब रात के वक्त पार्वती अपने घर के बाहर बैठकर अपने बेटे को कहानी सुना रही होती है। तभी उसको जंगल से किसी बूढ़े आदमी की रोने की आवाज आती है। जब वो आवाज की तरफ जाती है तो एक बूढ़ा आदमी बैठकर रो रहा होता है। पार्वती उसको रोने की वजह पूछती है तो वो आदमी बिना जवाब दिए चाकू से अपना सर अलग कर देता है। ये सब देखकर तो पार्वती बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद गांव के तमाम लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और सभी लोग ये कहते हैं कि इस बूढ़े आदमी ने पैसों की कमी की वजह से खुदकुशी कर ली है। अगले दिन सूर्य नंदिनी से मिलने उसके घर पर जाता है। दूसरी तरफ पार्वती काफी खामोश हो जाती है और यहाँ
हम देखते हैं कि पार्वती का रवैया भी उसी बूढ़े आदमी और सुधा की तरह हो जाता है। वो किसी से बात तक नहीं करती और काफी खामोश होती है। वो अचानक एक कमरे के अंदर जाती है और एक सुई लेकर अपने कान के अंदर घुसा देती है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये सब देखकर गांव के सभी लोग बहुत डर जाते हैं कि ये गांव में हो क्या रहा है। सभी ये सोच रहे होते हैं कि अचानक गांव के अंदर लोग मर कैसे रहे हैं। इसके बाद अभी राजू कहता है कि हमें गांव की सील को तोड़कर दोबारा से पूजा शुरू कर देनी चाहिए और गांव के बाहर जाकर इन लोगों का अंतिम संस्कार करना चाहिए। मगर गांव का पुजारी कहता है कि उन्हें गांव से बाहर नहीं जाना है, इसलिए वो गांव में मौजूद सालों से बंद पड़े एक घर में मरने वालों का अंतिम संस्कार करने का फैसला करते हैं। अब गांव का पुजारी तमाम लोगों को बताता है कि किसी न किसी ने तो गांव की सील को पार किया है, तभी गांव के अंदर मौत होनी शुरू हो गई है। पुजारी की ये बात सुनकर गांव के तमाम लोग घर घर जाकर ये मालूम करते हैं कि किसने ये हरकत की। इधर सुधा के माँ बाप काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सुधा ने घर से भागकर गांव के तमाम लोगों की जान को खतरे में डाल दिया था। अगले सीन में हम एक अघोरी जादूगर को देखते हैं जो गांव के बाहर एक मरे हुए कौवे के करीब बैठा होता है। फिर वो गांव की सील के करीब आकर कहता है, इस गांव के ऊपर काला साया है, अगर वो लोग चाहें तो मैं उनको मौत से बचा सकता हूं और उनकी मदद कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे गांव के अंदर आना होगा। ये बात सुनकर गांव के लोग उसकी मदद लेने से इनकार कर देते हैं और फिर वो वहां से चला जाता है। इधर पार्वती के अंतिम संस्कार के बाद सूर्य डॉक्टर से कहता है कि पार्वती के लेफ्ट कान में कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन उसने सुई राइट कान में क्यों मारी। इसका मतलब है कि वो अघोरी जादूगर ठीक कह रहा था, इस गाँव में कुछ न कुछ तो जरूर हो रहा है और अब वो उस अघोरी तक पहुंचना चाहता है। डॉक्टर और सूर्य गांव के चक्कर लगाते हैं, तभी उन्हें उस बूढ़े आदमी की लाश मिलती है। तो वहां पर उन्हें मधुमक्खियों के छत्ते के करीब सुधा की लाश भी मिल जाती है। तभी वहां सभी गांव वाले भी आ जाते हैं और सुधा की लाश को देखकर गांव वाले तो डर जाते हैं, क्योंकि सभी को यकीन हो जाता है कि इन सब लोगों के मरने के पीछे कोई न कोई बड़ी वजह और काली वजह तो जरूर है। सूर्य को सुधा के बैग से ट्रेन के 2 टिकट्स मिलती है, जिसका मतलब है कि वो कुमार से मिलने गई और गाँव की तरफ लौट आई। सूर्य जब रेलवे स्टेशन में फोन करता है तो वहाँ उसको पता चलता है कि कुमार की ट्रेन एक्सीडेंट में मौत हो गई। इसके बाद हमें कहानी थोड़ी बहुत समझ में आने लग जाती है, यानी कि कुमार की मौत को देखकर सुधा ने खुद को मार लिया और सुधा की लाश को देखकर उस आदमी ने अपना गला काट लिया और उस आदमी को मरता देख पार्वती ने अपने आप को खत्म कर दिया। लेकिन अब सवाल यह है कि अगली मौत किसकी है और किसने पार्वती को मरते देखा। यहाँ पर हम सूर्य को देखते हैं, जिसे याद आता है कि पार्वती को सबसे पहले मरता देखने वाली नंदिनी थी और वो नंदिनी की घर की तरफ दौड़ पड़ता है। दूसरी तरफ नंदिनी अपने होश में नहीं होती और वो जंगल की तरफ जाने लग जाती है और उसी बंद पड़े घर के पुराने कुएं के ऊपर खड़ी हो जाती है। तभी वहां पर सूर्य आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर नंदिनी कुएं के अंदर छलांग लगा ही देती है। लेकिन गांव के लोग नंदिनी को कुएं से निकालकर उसे घर लेके आते हैं। नंदिनी को अचानक दौरे पड़ने शुरू होते हैं। तभी गाँव का पुजारी कहता है कि ये सब 12 साल पहले होने वाली घटना का असर है और अब तमाम लोगों को नंदिनी से दूर रहना होगा, क्योंकि वो सबके लिए खतरा है। ये सब उसी पुराने घर की वजह से हो रहा है जो 12 साल से बंद पड़ा है, क्योंकि नंदिनी ने उसी घर में खुदकुशी करने की कोशिश की है। इसके बाद डॉक्टर सूर्य को 12 साल पहले हुई घटना के बारे में बताता है। तभी वहां खड़ा पुजारी कहता है कि उन्हें किताब से इस मुश्किल का हल ढूंढना ही होगा। जबकि दूसरी तरफ डॉक्टर सूर्य को लेकर उस पुराने घर पर जाता है जहां नंदिनी ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। अब वहां सूर्य को जादू की कुछ किताबें मिलती है और ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई हमेशा आता जाता है। अब सूर्य डॉक्टर से कहता है कि जिन जादूगर पति पत्नी को उस समय जलाया गया था, मुझे उनके बेटे के पास जाना होगा। दूसरी ओर पुजारी कहता है कि अब इस मुश्किल से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर नंदिनी को एक लकड़ी के बॉक्स में बंद करके जला दिया जाए तो ये काला साया गांव के ऊपर से खत्म हो जाएगा। ये सुनकर तो नंदिनी के पिता बहुत रोने लगते हैं। तभी वहां पर सूर्य आ जाता है और लोगों से कहता है कि वो किसी भी सूरत में नंदिनी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। इसके बाद वो गाँव वालों से वादा करता है कि वो नंदिनी और पूरे गाँव को बचा कर रहेगा और इस काम के लिए उन्हें गाँव की सील को तोड़ना पड़ेगा। इसके बाद गाँव के तमाम लोग गाँव की सील को तोड़ देते हैं, लेकिन दूसरे गाँव के लोग सूर्य को अपने गाँव में आने से रोक देते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये काला साया सूर्य के साथ उनके गांव पर भी आ जाएगा। मगर सूर्य किसी की कोई बात की परवाह किए बगैर उस लड़के की तलाश में निकल पड़ता है। वो उसी अनाथ आश्रम में जाता है जहां लड़के को छोड़ा गया था। वहां जाकर सूर्य को पता चलता है कि ये अनाथ आश्रम कई सालों से खत्म हो चुका है। फिर सूर्य की मुलाकात आश्रम के मालिक के बेटे से होती है, जो उसे बताता है कि उस लड़के का नाम भैरव था और वो हमेशा बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग रहता था और मंत्र पढ़ता रहता था। वो अक्सर कौवों से बात किया करता था और रात के वक्त जंगल की तरफ भी जाया करता था, जिसकी वजह से बाकी बच्चे उससे डरते थे और वो काला जादू भी जानता था। फिर एक रात भैरव ने आश्रम के मालिक के ऊपर जादू किया और वो पैरालाइज हो गया। इसके बाद भैरव जंगल की तरफ गया और कभी वापस नहीं आया। अब सूर्य भैरव की तलाश में जंगल की तरफ जाता है, जहां वो कुछ अघोरी जादूगरों को देखता है जो अचानक उस पे हमला कर देते हैं, मगर फिर उनका सरदार उन्हें ऐसा करने से रोकता है और सूर्य उससे भैरव
के बारे में पूछता है। फिर वो अघोरी जादूगर सूर्य को एक गुफा के अंदर लेके जाता है जहाँ काफी अंधेरा होता है और उसके अंदर दीवारों पर बहुत सारे मंत्र लिखे होते हैं। उस गुफा के अंदर उन्हें एक किताब मिलती है जिसको देखने के बाद अघोरी सूर्य को बताता है कि ये सब कुछ करने वाला भैरव है। उसने गुफा से असली किताब को चोरी किया है और वहाँ पे दूसरी किताब को रखकर लोगों को गुमराह किया है और वो ये सब कुछ अपने माँ बाप की मौत का बदला लेने के लिए कर रहा है। गांव के ऊपर काला साया आने की वजह भैरव है। दूसरी ओर गांव के लोग नंदिनी को बहुत बुरा समझ रहे होते हैं और वे उसे मारना चाहते हैं। तभी अचानक नंदिनी को होश आता है और गांव के तमाम लोग डरकर भाग जाते हैं। इधर उस गुफा के अंदर सूर्य को एक बैग मिलता है जिसमें एक आईडी कार्ड होता है, जिसको देखकर सूर्य बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि वो आईडी कार्ड कुमार का है। इसके बाद अघोरी बाबा अपनी ताकत का इस्तेमाल करके ये पता लगा लेता है कि दरअसल कुमार ही भैरव था और वो सब सुधा से मिलने के बहाने गांव में जाता था और फिर यही करके उसने गांव को काले जादू में बंद कर दिया। अघोरी जादूगर ये भी बताता है कि गांव में भैरव की मदद करने वाला कोई ना कोई तो जरूर है और अब सूर्य उस अघोरी जादूगर को लेकर गांव की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि गांव का पुजारी लोगों को ये कहता है कि अब हमें नंदिनी को जला देना चाहिए, नहीं तो काला जादू फिर से पूरे गांव को कब्रिस्तान में बदल देगा। इसके बाद गांव के लोग लकड़ी का एक बॉक्स लेकर आते हैं और नंदिनी को उसमें लिटा देते हैं। ये देखकर नंदिनी के पिता बहुत ज्यादा रोते हैं और उन लोगों को ऐसा करने से रोकते हैं, मगर कोई भी उसकी मदद करने वाला नहीं होता। इसी बीच सूर्य उस अघोरी जादूगर को लेकर गाँव की तरफ आ रहा होता है कि रास्ते में दूसरे गांव के लोग उन्हें वहां से गुजरने से रोकने की कोशिश करते हैं, मगर सूर्य वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। इधर सभी गांव वाले उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां नंदिनी को जलाना होता है, लेकिन तभी वहां पर सूर्य और अघोरी जादूगर आ जाते हैं। अघोरी जादूगर कहता है कि भैरव की आत्मा अब नंदिनी के जिस्म में है और वो लोगों से बदला लेना चाहता है, लेकिन इसके लिए उन्हें ये पता लगाना होगा कि कौन है जो भैरव की मदद कर रहा है। अघोरी की बात सुनकर गाँव के सारे लोग अपना होश खो बैठते हैं। इसके बाद सूर्य नंदिनी के घर पर जाता है। सूर्य नंदिनी के कमरे की तलाशी लेता है और वो उसके रूम को देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर काफी सारे मंत्र लिखे होते हैं, जैसे कि वहाँ पर कोई काला जादू करता रहता हो। तभी वे नंदिनी के बाप को देखते हैं और वो समझ जाता है कि ये सब कौन कर रहा है। इसके बाद सूर्य नंदिनी के पिता से सच्चाई पूछता है तो वो बताता है कि 12 साल पहले जब 2 लोगों को यहाँ जला दिया गया था तो कुछ दिनों तक हवेली से आवाजें आती रही और जब एक दिन उसने आकर हवेली के अंदर देखा तो वहाँ पर एक छोटी बच्ची भी थी जिसको छुपाकर वे अपने घर ले आया और वो बच्ची नंदिनी है। दरअसल नंदिनी भी उन लोगों की ही बेटी थी और यहाँ सूर्य को अंदाजा लग जाता है कि भैरव की मदद करने वाली नंदिनी ही थी। इसलिए वो वापस गांव की तरफ जाता है जहाँ अघोरी जादूगर अभी तक उस घेरे को तोड़कर नंदिनी को बचाने की कोशिश कर रहा होता है और इसी घेरे के अंदर ताबूत रखा गया है। अचानक नंदिनी उस ताबूत से बाहर आती है और नंदिनी के अंदर भैरव की आत्मा समाई हुई है। इसलिए वो कहती है कि उसने ये सब अपने माँ बाप से बदला लेने के लिए किया। वो ये भी बताती है कि अपने माँ बाप के मरने के बाद वो हवेली आया करती थी जहाँ उसकी मुलाकात अपने भाई भैरव से हुई और फिर उन दोनों ने मिलकर गाँव से बदला लेने का फैसला किया। तभी वहाँ खड़ा सूर्य उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर नंदिनी उसकी बात नहीं मानती। फिर अचानक भैरव की आत्मा सूर्य के ऊपर हमला कर देती है, मगर सूर्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचता क्योंकि उसके गले में नंदिनी का दिया हुआ लॉकेट होता है और ये लॉकेट भी जादुई ताकत से बनाया गया है। जब सूर्य ये देखता है कि नंदिनी किसी भी सूरत में गाँव वालों को माफ नहीं करना चाहती तो वो एक चाकू लेकर अपने पेट में मार देता है। इसको देखकर नंदिनी फौरन उस घेरे से बाहर आ जाती है और सूर्य के गले लग जाती है। अब जहाँ सूर्य के पास गाँव वालों को बचाने का सिर्फ एक ही मौका होता है और ऐसा तभी होता अगर नंदिनी की मौत हो जाती। इसीलिए वो नंदिनी के कमर में चाकू मार देता है जिससे नंदिनी की मौके पर मौत हो जाती है और वो मरते मरते सूर्य से कहती है कि मुझे जाना होगा। और इसके बाद नंदिनी के मरते ही गांव के तमाम लोग बहुत खुश होते हैं और भैरव की आत्मा भी गायब हो जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि गांव के तमाम लोग नंदिनी के अंतिम संस्कार के लिए इकट्ठा होते हैं और सूर्य सभी लोगों से कहता है उन लोगों ने जो किया वो गलत किया और आप लोग इस खाली हवेली को एक स्कूल में बदल दीजिए ताकि इसके बाद कोई भी ऐसी घटना न हो। और अब सूर्य अपने गले में मौजूद लॉकेट को अपने हाथ में पकड़ता है जो उसे नंदिनी की याद दिलाता है। यहाँ पर हम सूर्य की आंखों में एक अजीब सी चमक भी देखते हैं जिसका मतलब ये है कि ये सारी काली ताकत अब सूर्य के जिस्म में आ चुकी है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्रेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसी मजेदार मूवीज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखें एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।